गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, बैंक, पीयू, कैट, क्लैट, मैट, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए आज का सेशन जी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए कॉमन एरर का एक प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, ठीक है जी, जिसमें कॉमन एरर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ताकि आप लोगों की एक स्पीड मेंटेन हो सके और कॉमन एरर के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जी बिल्कुल गलत ना हो सके। देखिए, आप पहले तो ग्रामर के चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसको अच्छे से जितने ग्रामेटिकल रूल हैं उसको अच्छे से मगअप कर लेते हैं। लेकिन जहाँ तक जी प्रैक्टिस का सवाल है, विदाउट मेकिंग स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, है ना। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जब तक आपकी प्रैक्टिस ही अच्छी नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप मेरे साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए जी, ठीक है ना। आप लोग भी साथ ही साथ चलते रहिए, हम आपको बताते जा रहे हैं, आप भी देखते रहिए, खुद भी आप सवाल को हल करते रहिए जी, क्वेश्चन को आप लोग देखते रहिए। देखिए, कह रहे हैं हॉलीडेज होमवर्क आर एसेंशियल टू कीपिंग स्टूडेंट्स बिजी ड्यूरिंग द वेकेशन। अब देखिए यहाँ पे जल्दी थोड़ा करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते। देखिए यहाँ पे आपके पास जी 4 विकल्प हैं, है ना, 4 ऑप्शन है ड्यूरिंग द वेकेशन। अब इसमें देखना है आपको, ये बताना है किस पार्ट में जी एरर है, ठीक है ना। तो देखते रहिए, बताते रहिए, हम आपको यहीं से बता रहे हैं। देखिए जी, आर एसेंशियल टू कीपिंग नहीं होगा, टू कीप होगा, ठीक है जी। ओके, ध्यान दीजिएगा, एसेंशियल टू कीप होता है ना, तो इसको इस तरह नहीं लिखेंगे टू कीपिंग। तो अब देखिए कहाँ पे गलत है जी, ये देखिए पार्ट सी में जी एरर है, और एसेंशियल टू कीपिंग नहीं होगा, और एसेंशियल टू कीप होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दे हैड हार्डली कंप्लीटेड, उन लोगों ने मुश्किल से पूरा किया था हाफ ऑफ द वर्क और देन द बॉस कॉल्ड देम। उन लोगों ने मुश्किल से आधे काम को पूरा किया था, तभी या क्यों ही उनके बॉस ने, उनके एम्प्लॉयर ने उनको जी बुला लिया। बॉस आप समझते ही होंगे, अब ये सब ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को बताया गया है जी। एम्प्लॉयर, इसी को हम लोग कहते हैं जी मालिक, ठीक है ना। इसके अंडर में जी आप वर्क करते हैं, ठीक है ना, उसको एक मोटे तौर पे हिंदी में मालिक कहा जाता है। जैसे मैं किसी की फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैं किसी के ऑफिस में काम करता हूँ, तो मैं एम्प्लॉय और वो मेरा एम्प्लॉयर, और उसी को हम लोग जी बॉस कहते हैं, ठीक है ना। तो दे हैड हार्डली कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वर्क देन द बॉस कॉल्ड देम, तभी बॉस ने उसको बुला लिया, है ना। अब यहाँ पे जी देखिए, जब कभी भी ये दे हैड हार्डली कंप्लीटेड यानी और हाफ ऑफ द वर्क दैन, अब यहाँ पे दैन नहीं होगा जी, यहाँ पे आपका होना चाहिए वैन। ओके, तो ये बात आपको समझ के रखनी है ना। ओके, ध्यान दीजिएगा, अब आपको ये जी मैं पढ़ा चुका हूँ और आप लोग इस सारी चीज़ को जी समझ चुके हो। तो ये आपका एरर क्या है, देन द बॉस कॉल्ड देम। ओके, इसी पार्ट में जी यहीं पे एरर है, देन नहीं होना चाहिए, इसको वैन होना चाहिए, ठीक। क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि जब आपका ये जी हार्डली हो, नो सूनर हो, ठीक है ना, तब उसके साथ जी आपका ध्यान दीजिएगा आगे। इफ यू हैव रिमेन्ड काम यू कुड हैव सेव्ड द सिचुएशन, यदि आप शांत रहते तो आप स्थिति को संभाल ले जाते, आप स्थिति को बना ले जाते, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे जी देखना है, देखिए ये इफ वाला जब क्लास जी पूर्ण रूप से काल्पनिक होता है तो इफ के साथ जी हम लोग हैड को लेते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म को, इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आप देखिएगा। और जो अगला क्लाज होता है जी, पहला क्लाज इस तरह से होता है, और दूसरा जो होगा जी या तो आपका ये कुड हो जाएगा या आपका ये शुड हो जाएगा, है ना। और कभी कभी ये आपका जी उड हो जाएगा और इसके साथ जी आपका हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया। ओके, जैसे मैंने कहा इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी, इसका मतलब हुआ कि यदि आपने मेरी मदद ना किया होता तो, इसके लिए जी
कॉमा आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो आई वुड हैव फेल्ड इन एग्जाम, इसका क्या मतलब हुआ जी? ओके, यदि आपने मेरी मदद ना किया होता तो मैं परीक्षा में फेल हो गया होता, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है जी। कंडीशनल सेंटेंस है, और जब ये पूर्ण रूप से काल्पनिक होता है तो इसका जो पहला इफ और व्हेन वाला जी क्लाज होता है उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से लिखते हैं, और नेक्स्ट जो क्लाज होता है उसको जी कुड या शुड या वुड के साथ हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म से लिखा जाता है। और आप यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे जो इफ वाला क्लाज है ये देखिए जी यू हैव से लिखा है, इसको यू हैड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कहाँ है, ये देखिए जी, इसको होना चाहिए इफ यू हैड, ठीक है ना, ये वाला पार्ट जी देखिए। तो यहाँ पे एरर है कि नहीं है, समझ गए होंगे आप लोग, 30 पार्ट में एरर है। चलिए एक एक बात को समझाने की कोशिश करते हैं, आगे भी आप लोगों को जी ग्रामर के जितने भी पार्ट हैं कॉमन एरर के वो भी आपको बहुत जल्द ही जी दिए जाएंगे। आप लोग जुड़े रहिए चैनल से, पढ़ते रहिए, है ना, और अपनी तैयारी को जी कंप्लीट करते रहिए। आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ इन माई नेटिव विलेज, मैं अपने बाकी जीवन को अपने नेटिव विलेज में गुजारूंगा, ठीक है ना। ये भी देखिए जी आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब इसमें एरर कहाँ है जी, देखिए आई विल स्पेंड मैं गुजारूंगा, ये सब जी देखिए बेसिक क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को कि स्पेंड का मतलब जी होता है, आपको हिंदी में समझा देते हैं एक चीज, इसका मतलब जी होता है समय बिताना, और इसी का मतलब जी होता है खर्च भी करना, इस भी सेंस में होता है। जो हिंदी भाषी लोग हैं जो ये अच्छे से समझे रहे हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे ही विल नॉट स्पेंड मनी, इसका मतलब क्या हो गया जी, वो पैसे नहीं खर्च करेगा। ओके, आई विल नॉट स्पेंड माई डेज देयर, मैं अपने दिन वहाँ नहीं बिताऊंगा। आई विल नॉट स्पेंड एनी मोमेंट देयर, मैं वहाँ पे कोई भी क्षण नहीं बिताऊंगा, तो ये बिताना भी होता है। ध्यान दीजिए अपने टॉपिक पर आइए। आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ इन माई नेटिव विलेज। अब देखिए जी रेस्ट ऑफ का जो अर्थ होता है, रेस्ट ऑफ का जो अर्थ है वही जी अर्थ रिमेनिंग का भी है। तो मतलब आप ये समझ जाइए कि रिमेनिंग जो है ये सुपरफ्लुअस है ना, मोर देन नेसेसरी, यानी आवश्यकता से अधिक है, ये फालतू है, इसको रिमेनिंग का यहाँ कोई काम नहीं है जी, रिमेनिंग फालतू में यूज किया गया है, सुपरफ्लुअस है, ठीक है। तो अर्थात इसको केवल होना चाहिए माई रेस्ट ऑफ लाइफ इन माई नेटिव विलेज, है ना, समझ गए कि नहीं। रेस्ट ऑफ और रिमेनिंग का अर्थ एक ही है, रेस्ट ऑफ का मतलब होता है जी बाकी, शेष और बचा हुआ। ओके, समझे कि नहीं मेरी बात, ये सब आपको जी बेसिक क्लास में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। ओके, व्हाट डिड यू डू विद रिमेनिंग मनी, व्हाट डिड यू डू विद रेस्ट ऑफ मनी, तुमने बाकी पैसे का क्या किया, व्हाट डिड यू डू विद रिमेनिंग मनी या विद रेस्ट ऑफ मनी, आपने बाकी पैसों का क्या किया, शेष पैसों का क्या किया, बचे हुए पैसों का क्या किया, ठीक है। तो रिमेनिंग और रेस्ट ऑफ साथ में नहीं यूज किए जाएंगे, रिमेनिंग यहाँ पे सुपरफ्लुअस है, रिमेनिंग को हटा दो बाकी सही हो जाएगा। तो माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग यहीं पे जी गलत है। देखिए यही वाला आपका एग्जाम्पल जी सही, ये वाला विकल्प सही है, ए है ना, यहीं पे एरर है आपका। देखते रहिए आप लोग, फटाफट छोटी छोटी बातों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं ताकि किसी भी विद्यार्थी को कहीं से जी असहजता ना हो, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन फील ना हो। द गर्ल ले डाउन, लड़की लेट गई, ऑन द बेड बिस्तर पर, बिसाइड्स हर मदर एंड वेंट टू स्लीप और सो गई। अब आपको यहाँ पे जी समझना है बिसाइड और बिसाइड्स के साथ जी कंफ्यूज नहीं होना है ना। देखिए जो बिसाइड्स होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, ठीक है ना, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, और या कहते हैं इसी को के अलावा, समझो आप लोग, है ना, हर एक तरीके से आपको समझा दिया जाता है। और बिसाइड का मतलब होता है जी के बगल, के बगल, समझ रहे होगे ना। ओके, तो यहाँ पे बिसाइड से नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सही क्या होगा जी, यहाँ पे सही होगा बिसाइड, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग अगर इसी तरह तैयारी करते रहते हैं तो सारे सवाल आपके जी सही हो सकते हैं, है ना, कोई जरा से भी आपको प्रॉब्लम नहीं। द गर्ल ले डाउन ऑन द बेड बिसाइड हर मदर
एंड वेंट टू स्लीप, और वो सो गई। तो कहाँ है एरर? ये बी पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। तो बिसाइड्स नहीं होगा जी, ये बिसाइड होना चाहिए। ये प्रश्न जी पूछा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। बिसाइड क्या, बिसाइड्स क्या, इस तरह से जी बहुत सारे शब्दावली आप लोगों को पढ़ाए गए हैं। आप लोग जुड़े रहिए चैनल से और पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को परफेक्ट करते रहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दो आप लोग। कहते हैं हिज सन इन लॉज, है ना, और हैव इनहैंस्ड, बढ़ाया है, और हिज बिजनेस, अपने व्यापार को, विद इन अ शॉर्ट पीरियड, बहुत कम समय में, बहुत कम समय में, है ना, और उसके सन इन लॉ ने बढ़ाया है। अब यहाँ पे सन इन लॉ जी एक प्लूरल फॉर्म लिखने की कोशिश की जा रही है। आपको समझ में आना चाहिए कि जब ये कंपाउंड नाउन होते हैं जी, जैसे सन इन लॉ, तो जब भी इनको प्लूरल फॉर्म में लिखना होगा तो जो मुख्य शब्द होता है, जो मेन वर्ड होता है, यस या ईएस, उसमें ऐड किया जाता है। जब कोई कंपाउंड नाउन होता है और उसको प्लूरल फॉर्म में लिखना होता है तो जो यस का प्रयोग किया जाएगा वो उसके मुख्य शब्द में किया जाएगा, मेन वर्ड में किया जाएगा। यानी अगर हम इसको यहाँ पे बढ़ा देंगे गलत हो जाएगा। तो ये सही कैसे होता है जी? सन्स इन लॉस, बस यही सही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ बढ़ाया गया है, ये गलत है, ठीक है ना। तो कहाँ पे गलत है जी? ये देखो, यही में इसी पार्ट में जी एरर है ना। ये देखो, इसको सी पार्ट में रखा गया है। तो कहते हैं हिज सन इन लॉस, इसी पार्ट में जी, ये देखो ये गलत है। ओके, चलिए आप लोगों के साथ थोड़ा आप लोग मेहनत करते रहिए, अपनी तैयारी को एकदम परफेक्ट करिए। प्रैक्टिस का कोई शानी नहीं है, कितना भी आप पढ़ लें, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करने में कमज़ोर पड़ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आए हुए प्रश्नों को हल कीजिए, प्रश्नों की प्रकृति को समझिए, उनके नेचर को समझिए, किस टाइप के आते हैं, हम समय कैसे लेते हैं, आते हुए प्रश्न कैसे गलत हो जाते हैं, ये सब आप लगातार इम्प्रूव करते रहिए, आपकी तैयारी अपने आप जी परफेक्ट हो जाएगी। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस म्यूजिक वीडियो। मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए, एकदम पढ़ते रहिए। देखिए आप लोग बताइए ना किस में कहाँ गलत है। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं आपको बता देता हूँ, आपको खुद भी पता चल जाएगा कि हाँ जी यही सही है कि गलत है। देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रेट नंबर ऑफ और लार्ज नंबर ऑफ जब कभी भी लिखा जाएगा, अ लार्ज नंबर होगा काफी संख्या में, तो अ लार्ज नंबर के साथ जी जो नाउन होता है ये भी जी प्लूरल होता है, ठीक है ना। और जो वर्ब होगी वो भी जी क्या होगी? वो भी वर्ब भी जी होगी, वो भी प्लूरल होगी, ठीक है ना। तो देखिए अ लार्ज नंबर ऑफ, अब जब नाउन प्लूरल होनी चाहिए तो यहाँ सिंगुलर है, ठीक है ना, यही चीज तो गलत है। और यहाँ पे जी वर्ब तो ऑलरेडी प्लूरल है ही है पार्टिसिपेटेड। तो आपका जी किस पार्ट में गलत है? ऑफ स्टूडेंट कहाँ आया? यहीं पे जी है। इसको होना चाहिए क्या? ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए, ठीक है। बहुत आसानी से आप लोग समझते जाइए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। He tried to run away but was soon overtook by some policeman. Okay. He tried to run away. उसने भागने की कोशिश किया। रन अवे भागना होता है ना जी, रन अवे बचकर भागना, स्कैप कर जाना। तो बट was soon overtook by some policeman, देखिए ये overtook नहीं होगा, overtaken होगा। क्यों? क्योंकि ये पैसिव एक्सप्रेशन है जी, और पैसिव एक्सप्रेशन में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड। अब यहाँ पे आप समझ जाइए, देखिए पैसिव फॉर्म है, वह सून ओवरटेकन, यानी जल्दी ही उसे क्या कर लिया गया? पकड़ लिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओवरटेकन नहीं होगा जब ये पैसिव फॉर्म है जी। अब आप पैसिव पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे जी, पैसिव में जो भी होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जैसे अभी मैं कह दूं कि ही वॉज अरेस्ट, ही वॉज अरेस्ट नहीं होगा जी, तब क्या हो जाएगा? ही वॉज अरेस्टेड। समझ रहे हो ना मेरी बात? ओके। ये देखिए जी वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया मैंने, ठीक है ना। अ लेटर वॉज रिटन, एक पत्र लिखा गया। अब मैं इसको लिख दूं, समझो थोड़ा टाइम लग जाता है, लगने दो। अ लेटर वॉज रोट, अब बताइए कोई सही स्ट्रक्चर है? ये बिल्कुल गलत है। तो आप कहोगे जी अ लेटर वॉज रोट नहीं होगा,
अ लेटर वाज रिटन होगा, तब इसका अर्थ होगा एक पत्र लिखा गया। तो रिटन जी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगा ना, जो पैसिव एक्सप्रेशन होगा ये, तो ठीक है ना। ओके, आप लोग इसको समझे रहिए। तो कहाँ है जी, इसी पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। चलिए, वी डू होप यू आर एंजॉय और दिस ऑनलाइन कोर्स इन आर्ट एंड क्राफ्ट। ओके, वी डू होप यू आर एंजॉय नहीं जी, यू एंजॉय, ठीक। अब यू आर एंजॉय बताइए कौन सा स्ट्रक्चर है, यू एंजॉय होना चाहिए, ठीक है ना। अब बताइए यू एंजॉय कहाँ आया है, तो वी होप यू आर एंजॉय, यही जी गलत है, यानी कि आपका विकल्प यही जी सही है, ठीक है ना। ओके, डी विकल्प आपका सही है, डी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसी पार्ट में जी एरर है। वी शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग इन द टाइम, है ना। वी शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग, हम लोगों को केवल एक चीज पर फोकस करना चाहिए एक समय पर। तो जब एक समय पर होगा तो इन द टाइम नहीं होगा, इसका होता है एट अ टाइम। ओके, एट अ टाइम का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम, एक अवधि के दरमियान जब बात होती है तो एट अ टाइम होता है, इन द टाइम नहीं होता। कह रहा है वी शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग इन द टाइम, इन द टाइम में गलत है जी, क्या होना चाहिए इसको, एट अ टाइम, इसलिए यहीं पे जी एरर है, ठीक है ना। ओके, इन द टाइम नहीं, एट अ टाइम होना चाहिए। एट अ टाइम मतलब एक ही समय पर, मैंने कहा खाना हो तो खा लो, हंसना हो तो हंस लो, है ना। यू कैन नॉट लाफ एंड ईट एट अ टाइम, मतलब तुम एक ही साथ एक ही समय पर हंस और खा दोनों नहीं सकते हो। रोना हो तो रो लो, हंसना हो तो हंस लो। हाउ कैन यू लाफ एंड, हाउ कैन यू लाफ एंड, हाउ कैन यू लाफ एंड ईट एट अ टाइम। ओके जी, चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। द चिल्ड्रन जम्प्ड एट जॉय व्हेन दे सॉ द स्लाइड्स इन द पार्क। ओके, द चिल्ड्रन जम्प्ड एट जॉय व्हेन दे सॉ द स्लाइड्स इन द पार्क। अब यहाँ पे देखिए जी, एट जॉय नहीं होगा, ये होगा विद जॉय। क्यों, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। द चिल्ड्रन जम्प्ड, बच्चे कूदे, विद जॉय का मतलब खुशी से, बच्चे खुशी से उछल पड़े, बच्चे खुशी से कूद पड़े। और व्हेन दे सा, जब उन्होंने देखा, द स्लाइड्स इन द पार्क। ओके, जब उन्होंने पार्क में स्लाइड को देखा तो खुशी से कूद पड़े। तो यहाँ जी एट जॉय नहीं होना चाहिए, विद जॉय होना चाहिए, इस पार्ट में जी एरर है, ठीक। बहुत आसानी से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखिए आए हुए सवाल है ये सब, और इन सारे प्रश्नों की प्रकृति को आप समझते जाइए और हल करते जाइए। मैंने कहा स्मिथा वाज ऑफर्ड द जॉब, स्मिथा को जॉब ऑफर किया गया। ऑल्दो हैविंग नो क्वालिफिकेशन, यद्यपि उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे गलत ये है कि ऑल्दो हैविंग, तो यहाँ पे होना चाहिए जी डिस्पाइट होना चाहिए, है ना। डिस्पाइट हैविंग नो क्वालिफिकेशन, कोई क्वालिफिकेशन ना होने के बावजूद भी स्मिथा को जॉब ऑफर किया गया, है ना। तो यहाँ डिस्पाइट होगा कि नहीं होगा, डिस्पाइट शब्द को आप समझ रहे होंगे, देखिए नहीं आप समझ रहे होंगे या भूले होंगे, या आपको आता होगा फिर भी सुन लो, आपको बता दिया जा रहा है। इसका मतलब होता है जी इन स्पाइट ऑफ, ठीक है ना। और हिंदी में अगर बात करें तो के बावजूद, क्या, के बावजूद, और इसी को कहते हैं हिंदी में जी के होते हुए, के होते हुए। जैसे मैंने कहा डिस्पाइट हैविंग अ साइकिल आई गो टू स्कूल ऑन फुट, साइकिल के होने के बावजूद मैं स्कूल पैदल जाता हूँ, ठीक है ना। ओके, समझ गए कि नहीं आप लोग। तो आल्दो नहीं होना चाहिए, डिस्पाइट होना चाहिए, तो देखिए पार्ट यहाँ पे जी एरर है, यहीं पे विकल्प आपका ये सही है, ठीक है ना। इसी तरह जी एरर को डिटेक्ट करना है ना। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आप करते रहिए, अगर आप लगातार जी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि फिर आपके कॉमन एरर के सवाल जी सही हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ केवल ग्रामर के रूल को पढ़ते रहते हैं
प्रैक्टिस को प्रिफर नहीं करते। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप चाहे जितना थियरी पढ़ लें, चाहे जितना ग्रामर के चैप्टर को अच्छे से मगअप कर लें, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस नहीं करते, आए हुए प्रश्नों को फटाफट हल नहीं करते, तो आप लोग एरर डिटेक्शन और कॉमन एरर के जो ये सेशन है जी, यहाँ पे अच्छे अच्छे विद्यार्थी जी फंस जाते हैं और समस्या महसूस करते हैं। उनके लिए जी इस तरह के प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड होने लगते हैं। ठीक है, ओके। Since India has started doing well in hockey, it had once again become popular sport. Okay, तो कहते हैं since India has started doing well in hockey, it had once again become a popular sport. Okay, तो कहते हैं since India has started doing well in hockey, क्योंकि भारत ने हॉकी में अच्छा करना शुरू कर दिया है। इट हैड वंस अगेन बिकेम पॉपुलर स्पोर्ट, फिर से एक लोकप्रिय खेल हो गया है ना। तो हो गया था नहीं, हो गया है, तो हैड नहीं होगा जी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज। इट हैज वंस अगेन बिकम अ पॉपुलर स्पोर्ट, एक बार ये फिर से बहुत ही लोकप्रिय खेल हो गया है। तो आपको यहाँ पे जी ये देखिए, ये वाला पे यहाँ पे एरर है, तो आप यहाँ पे जी एरर है, यहाँ पे हैड नहीं, फिर बता रहा हूँ आपको हैज होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं आप लोग। देखिए, मेनी पीपल फ्रॉम दिस विलेज हैव माइग्रेटेड फॉर सर्चिंग ऑफ वर्क। ओके, तो मेनी पीपल फ्रॉम दिस विलेज हैव माइग्रेटेड फॉर सर्चिंग ऑफ वर्क। तो मेनी पीपल फ्रॉम दिस विलेज, इस गांव के कई लोग, हैव माइग्रेटेड, माइग्रेट का मतलब आप समझते हो, अपना गांव, अपना शहर छोड़ के दूसरी जगह पे जी चले जाना, वहां पे बस जाना, है ना। तो कहते हैं हैव माइग्रेटेड फॉर सर्चिंग ऑफ वर्क, काम की तलाश में। तो फॉर सर्चिंग वर्क नहीं होगा जी, इसका सही होना चाहिए इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में। बताइए कौन सा चीज गलत है जी, ये गलत है आपका फॉर सर्चिंग वर्क। ये देखिए जी विकल्प सी ये आपका सही होगा, फॉर सर्चिंग ऑफ वर्क नहीं होना होगा, ये होगा जी इन सर्च ऑफ वर्क। ओके, ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं जी, 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेइंग इन द पार्क इज वन ऑफ द थिंग दैट स्मॉल चिल्ड्रन रियली लव। ओके, बताइए जी इसमें एरर कहाँ है। अभी आपको पिछली भी वीडियो में इस चीज समझाया गया था। देखिए फटाफट तुरंत आपकी नजर चली जानी चाहिए, जब कभी भी वन ऑफ होगा तो वन ऑफ के बाद जी ये प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है ना, वन ऑफ होता है, एनी ऑफ होता है, तो प्लूरल फॉर्म में जी नाउन आएगा। ठीक है ना, तो वन ऑफ थिंग नहीं होगा, वन ऑफ थिंग्स होना चाहिए। यहीं पे जी एरर है, ये जी आया हुआ सवाल है, देखते रहिए आप लोग फटाफट। ठीक है ना, तो ये होना चाहिए वन ऑफ द थिंग, यही जी गलत है। इसको सही अगर लिखा जाएगा तो हो जाएगा वन ऑफ द थिंग्स, है ना। प्लेइंग इन द पार्क इज वन ऑफ द थिंग्स, यानी पार्क में खेलना उन चीजों में से एक है दैट स्मॉल चिल्ड्रन रियली लव, जिसको छोटे बच्चे वास्तव में पसंद करते हैं। कहना चाह रहे हैं कि पार्क में खेलना उन चीजों में से एक है। तो चीजों नहीं कहा जा रहा है जी, ये देखिए वन ऑफ के बाद जी थिंग्स होगा, और वन ऑफ के बाद जो नाउन यूज किया जाता है जो प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है, वन ऑफ थिंग नहीं होगा, वन ऑफ द थिंग्स। ठीक है, ओके। देखिए आज का सेशन जी यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में, अगले सेशन में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।